नमस्कार। भारत और पाक संबंधों में लगातार रहे उतार चढ़ाव को हमेशा सार्क में सहयोग की प्रगति की राह में एक रोड़े की तरह देखा जाता रहा है। लेकिन कल ही नेपाल में खत्म हुई सार्क विदेश मंत्रियों की मुलाकात को देखा जाए तो उम्मीद की एक नई किरण जगती दिखती है। सार्क की मुलाकात के अलावा विदेश मंत्री स्तर पर भारत और पाकिस्तान की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। तय हुआ है कि 27 मार्च को पाकिस्तान का संयुक्त जांच दल भारत आकर पठानकोट आतंकी हमले की जांच करेगा। साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्लामाबाद में अगले सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने का न्योता भी स्वीकार कर लिया है। ऐसे में क्या माना जा सकता है कि भारत और पाक संबंधों ने एक बार फिर बेहतरी की ओर करवट बदली है, जिसका सकारात्मक असर सार्क के क्षेत्रीय संबंधों और लंबित पड़ी योजनाओं पर भी होगा। इस खास पेशकश सार्क सहयोग और समृद्धि पर आज हम यही चर्चा कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शशांक, ये पूर्व विदेश सचिव हैं, और राहुल जलाली भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। शशांक जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या मानते हैं किस तरह से सार्क के भविष्य को अब टटोला जा सकता है, जब लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर बातचीत की राह पर एक तरह से कम आतंक को लेकर अब काफ़ी संजीदा लग रहे हैं कि कुछ इस पर ठोस किया जाए, खासकर पठानकोट को लेकर? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पहली बार लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ ज़्यादा अहमियत दे रहा है कि भारत के जो कंसर्न्स हैं, अफ़गानिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ जिस तरह से चीन जो है वहाँ पर पाकिस्तान में अपना नया इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को इस तरह की सलाह दी है, ऐसा लगता है कि अपने देश को सामान्य देश बनाए, आतंकवादियों का गढ़ ना बनाए। तो जो पहले उनकी तरफ बात चलती थी गुड तालिबान, बैड तालिबान, या ये कि कुछ प्रो गवर्नमेंट उनके आतंकवादी हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, दूसरे ऐसे आतंकवादी हैं जिनके अगेंस्ट वो लड़ते हैं, तो अब वो मेरे ख्याल से लगता है कि अब वो इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को दूसरी दिशा देनी होगी। लेकिन उसमें अगर हम कुछ हमारी तरफ से कुछ ऐसी बातें आगे बढ़ती हैं और सार्क के देशों में सब में कोऑपरेशन बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से अच्छी बात होगी। तो एक प्रकार से नई पहल हो सकती है। हमको संभल कर चलना होगा। अभी जो 27 तारीख को इनका डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान का, तो हमें देखना होगा कितना सीरियसली ये बात आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और जो उनके यहाँ जो आतंकवादियों ने जिन्होंने हमले किए थे, जो आए थे, तो उनको किन किन लोगों ने सलाह दी थी, सब सपोर्ट किया था, और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। जलाली साहब, आप क्या मानते हैं कि जहाँ तक सार्क के भविष्य का सवाल है, ये जो अब हम एक बात देखने जा रहे हैं, एक नायाब सी बात होगी कि एक जांच दल आएगा पाकिस्तान से भारत में, और उसके ऊपर जो एक आतंकी हमला हुआ जो पाकिस्तान ने माना कि उसकी सरजमी से हुआ है और उसे लेकर वहाँ केस दर्ज किया है, अब जांच का दल आएगा, इस पर एक ऐसी कार्रवाई हो जो आगे के समय के लिए मिसाल बने। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक कुछ चीज़ें हैं जो साफ हैं कि बातचीत का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान के साथ पठानकोट के बाद बंद नहीं हुआ। हाँ, उसका दायरा बदल गया, क्योंकि पहले ये था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होंगे, कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस जो थी उसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसे थाम दिया गया और आतंक को मुद्दा बना दिया जी। और उसी में आप देखिए एनएसए लेवल के एक बातचीत भी हुई, वहाँ पे थोड़ा उनमें आदान प्रदान भी हुए, आपको मालूम होगा। और विदेश सचिव स्तर की बातचीत को भी रद्द नहीं किया गया, पर उसे टाला गया। और विदेश सचिव मिले हैं सार्क से पहले, दोनों की एक अनौपचारिक एक मुलाकात जरूर हुई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि जो कार्रवाई उन्होंने मसूद अजहर पे क्या की है, ऑफिशियल लेवल पे हुआ है, उन्हें अरेस्ट किया गया, ये लगता है इस पे भी कुछ बातचीत हुई। पर उसके अलावा आप देखिए सवाल अब आतंक का आ गया, और उसमें आपको देखा होगा कि अभी जो आतंकी जो आए हैं भारत में, जो आपको एक वार्निंग मिली, वो पाकिस्तान के एनएसए से हमें मिली। एक ये बहुत पहली बड़ी बात है कि जो पहले ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ है। एक ये मुद्दा है। पर मैं ये कहूँगा कि अभी भी 27 को, जैसे शशांक जी ने कहा है, 27 को जब ये डेलीगेशन आएगी, ये एसआईटी की टीम पाकिस्तान से यहाँ आएगी, और वो पठानकोट पे क्या ठोस नतीजे लेके जाती है, जो कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस है, जो डायलॉग प्रोसेस कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग जिसका अब नया नाम दिया गया है, उससे शुरू करने के लिए पहले ये मुद्दे साफ हो कि पाकिस्तान क्या कर रहा है आतंक पे, उसके बाद ही वो प्रोसेस सही माने में आगे चलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि एवरीथिंग इज बैक टू स्क्वायर वन, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कि हम सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, नहीं, अभी भी हमें कुछ नतीजे और चाहिए। जी बिल्कुल, नतीजे और चाहिए। और इन नतीजों पर किस हद तक आप शशांक मानते हैं कि सार्क की जो तमाम एक परिकल्पना रही है और जिसके ऊपर अभी तक सार्क
कई लोग कहते हैं कि खरा नहीं उतर पाया है, वो आगे किस तरह से बढ़ सकती है अगर यहाँ पर हमें कुछ प्रगति मिलती है तो? जिस तरीके से हम लोगों ने बात करी कि अगर आतंकवाद ख़त्म करने का उसमें प्रगति होती है तो जो एक प्रायोरिटी सार्क ने सेटअप कर रखी थी, एडिशनल प्रोटोकॉल वगैरह और अपने सभी साइन कर रखे थे, तो दूसरी बात है कनेक्टिविटी की और व्यापार बढ़ाने की। जी। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये भी दबाव, जैसे हमने बताया कि चीन का पड़ रहा है कि वो और देशों के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाए और वो हब जो बने वो खाली चीन का ना हो, वरना उनको डर लगता है कि अमेरिकन जो है ज़रूर कभी ना कभी जी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि ग्वादार पे उनका वो जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए, जो वो अपना वो जोर आजमाना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि औरों को भी लेकर आइए। तो अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने और पड़ोसी देशों को भी सबको आमंत्रित किया है कि आप हमारे ग्वादार को इस्तेमाल कीजिए। तो धीरे धीरे हो सकता है कि अगर सार्क में ये अगर आपस में ये कंसेंसस बन जाता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में भी उसी तरीके से कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, जैसे कि हम BBIN इनिशिएटिव के अंदर जी भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ में बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बात काफ़ी आगे बढ़ सकती है। और इसका जो है इस पर काफ़ी नवंबर में जो सार्क समिट होगी तो मेरे ख्याल से इस पर भी जो है मामला अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से जो ये मुफ्त व्यापार संधि है, जो फ्री ट्रेड एरिया वाला है, उस पर भी कोई मतलब कि कोई बेसिक चीज़ है, कोई होना की बात नहीं है। जब एग्रीमेंट हो चुका है, उसके 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उसको ज़मीनी तौर पर तो लागू करने की ज़रूरत लागू है। करना है ज़मीनी तौर पर। तो क्योंकि इसी में जो आगे सोच है जलाली साहब, वो ये है कि जैसे यूरोपीय संघ है, वैसे ही एक दक्षिण एशिया का भी एक आर्थिक संघ बने। इसकी बात सुषमा स्वराज ने अपने अभिभाषण में भी की वहाँ पर पोखरा में, जब वो वहाँ पर थी। तो ये सब मुमकिन हो सके, इसके लिए सिर्फ आतंक के मुद्दे को उसका दारोमदार बनाना तो कितने समय तक लाजमी रहेगा? देखिए, ऐसा है कि बगैर अगर आतंक के मुद्दे को आप उसे सॉल्व ना करें, उसे सुलझाए नहीं, तो कोई भी ट्रेड की बात करना मुश्किल हो जाते हैं। आपने देखा है कि सब आतंक जहां भी हावी हो जाए वहां बातचीत बंद हो जाती है, तो तिजारत या ट्रेड कैसे होगा? तो वो मुश्किल है। आतंक का मुद्दा इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे सुलझाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो जहां साफमा की बात है और साफ्टा की बात है, खासकर कि साउथ अफ्रीका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कहा जाता है, हालांकि पर उसमें शुरुआत होने के लिए कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, जैसे मोस्ट फॉरवर्ड नोशन, वो नेशन तो छोड़िए, मतलब काफी और बातें थी जो अभी हुई नहीं। तीसरी बात है कि देखिए, अभी कुछ चीजें हैं टेबल पे, जैसे टैपी की बात है, वो कहाँ पाकिस्तान उस पर क्या रवैया रखता है, क्योंकि ये गैस पाइपलाइन देखिए तुर्कमेनिस्तान से हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत को जोड़ता है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज है जो टेबल पे है। इस पे पाकिस्तान का रवैया क्या रहता है, वो कहाँ जाते हैं, क्या उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा कि नहीं? क्योंकि बात यह है कि भारत भी और अफगानिस्तान के साथ तो जुड़ना चाहता ही है, साथ में सेंट्रल एशिया भी है, बिल्कुल हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सार्क की जहां बात की जाए, एक दूसरी जो चीज आ रही है, भारत ने थोड़ी लचक दिखाई है, क्योंकि सार्क देखिए जहां तक ट्रेड का मामला है, तिजारत, इकोनॉमी का मामला है, कई 10 सालों से वहीं कमाई है। जी, सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में ये भी कहा कि 2% ही हमारा जो ट्रेड है वो आपसी है, और बाकी सब हम लोग बायलैटरल लेवल पे ट्रेड की बात कर रहे हैं, यही सार्क देशों के साथ भी, जो बांग्लादेश, भूटान के साथ एक अलग एक रीजनल कोऑपरेशन फोरम बना दिया। उसी तरह अब रास्ता निकाला जा रहा है म्यांमार से, जो सिंगापुर की तरफ जाएगा, वहां भी एक ये विकल्प टटोलना जरूरी हो गया, क्योंकि एक क्षेत्रीय ढंग से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, सार्क के फोरम से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो फिर बायलैटरल या ट्राइलैटरल तरीके इख्तियार करना एक तरह से लाजमी हो गया था। एक छोटी सी बात है कि बांग्लादेश के साथ देखिए एक एग्रीमेंट भी तो हो चुका ना जी, बॉर्डर का एग्रीमेंट तो हुआ जी, तो ये तो बायलैटरल लेवल पे हुआ। बिल्कुल, ये सारी बातें जब सार्क करने लग जाएगी तो सार्क में एक बहुत बड़ा दम आ जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान का रवैया नर्म सार्क के लिहाज से भी पड़ता है। जैसे कि सार्क उपग्रह की बात हुई तो शुरू में खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान कुछ आनाकानी कर रहा था, लेकिन फिर मान गया। अब जो आपदा प्रबंधन के सेंटर की बात है, केंद्र की बात है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान चाहता था कि हमारे यहाँ शुरू हो, लेकिन अब मान गया कि भारत में शुरू होगा, और वहाँ पर जो उनका एनर्जी सेंटर है, ऊर्जा का केंद्र है, उसमें पर्यावरण का काम होगा। तो कुछ लगता है कि पाकिस्तान को भी अब लगता है अपने रवैया वो बदल रहा है और उसमें साफ संकेत मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि सार्क का जो ये शिखर सम्मेलन है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाला है, तो जिम्मेदारी होस्ट कंट्री की बनती है कि उसको वो सक्सेसफुल होने देना चाहता है या शुरू से ही नेगेटिव एटीट्यूड लेके उसे ख़त्म कर देना चाहता है।
तो पहली चीज़ तो ये थी कि इनवाइट करेंगे नहीं करेंगे सबको, अब इनवाइट कर लिया है। अभी भी ऑब्जर्वर्स स्टेट्स या डायलॉग पार्टनर्स वगैरह पे कहीं हो के अभी पूरे डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि किस हद तक जो है जो ऑब्जर्वर्स हैं जो और इंटरेस्ट लेना चाहते हैं सार्क प्रोजेक्ट्स में, उनको कितना उसमें भी हम लोगों को एक साथ मिलकर चलना होगा। और जैसे जलाली साहब ने बोला है कि अभी जो ये टापी लाइन का मसला है तो वो भी दूर होना है, उधर IPI का है, ईरान ने भी जो है हम चाहते हैं कि वो भी किसी तरीके से सार्क के साथ में ज़्यादा जुड़े, क्योंकि भारत जो है अपने को बिल्कुल हर तरीके से, चूंकि बर्मा और ईरान में तो अब संभावनाएं और भी अच्छी हो गई हैं जब से उनका अपना डील हुआ है। अब उनका डील हो गया है, तो पहले ये था कि एक तरफ तमाम डेमोक्रेसी, सैंक्शंस अब हट रहे हैं, तो सैंक्शंस हटते चले जा रहे हैं। सारे देश बाहर के, यूरोप के और हर तरह के देश वहाँ रोजाना डेलीगेशंस आ रहे हैं। ईरान ने अभी भी फॉर्चुनेटली पुरानी जो प्रोजेक्ट्स भारत के साथ में थी, पाकिस्तान के साथ में, उनको रिजेक्ट नहीं किया है। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, पाकिस्तान की और भारत की, कि जो प्रोजेक्ट्स पहले हो चुकी हैं एग्रीड, कम से कम उस पर तेजी से आगे बढ़े। और हमारी अपनी जिम्मेदारी बढ़ती है कि ईरान के साथ में जो शाहबार वगैरह का पोर्ट का और कनेक्टिविटी बननी है, उसमें भी हम तेजी से आगे बढ़ें और कोशिश करें कि ईरान भी जितना जुड़ सकता है, क्योंकि अगर हम और पड़ोसी देशों को जोड़ने में तैयार हैं और पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के देशों को जोड़ रहा है, ग्वादर पोर्ट के लिए बुला रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सार्क का जो है दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए इस तरीके से कि सबके सब देशों को लगे किया जाए। तो कि अभी लगता है कि भारत एक तरफ है, सबसे जुड़ा हुआ है सार्क के देशों से, तो सबके सब सोचते हैं कि भारत को सबसे ज़्यादा कुछ करना है हमारे लिए। अच्छा। अगर लेकिन ये है कि थोड़ा दायरा बढ़ाया जाएगा तो हमारे ख्याल से वो चेक्स एंड बैलेंसेज और सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट ऐसे बन जाएंगे कि हम लोग ज़्यादा इस पूरे दायरे को, पूरे क्षेत्र को अच्छा शांति और प्रगति का क्षेत्र बना सकते हैं। चलिए, इन संभावनाओं के बारे में और बात करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, जहां हम इस बारे में भी बात करेंगे कि अब इस्लामाबाद का एजेंडा क्या हो सकता है। आप देखते रहिए खास पेशकश। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला, तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे।
NRI लड़के से शादी हुई तो फैमिली में सब बहुत खुश हुए, लेकिन विदेश पहुंचकर मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए सब झूठ बोला था। काम काज से लेकर प्रॉपर्टी तक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गलत थी। मेरे साथ उसका बर्ताव दिन पर दिन खराब होता गया, मारपीट, मेंटल टॉर्चर। और जब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो मैं बिल्कुल टूट गई। विदेश में रहते हुए उसके चंगुल से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। NRI लड़के से शादी तय करने से पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखें, NRI शादी को भारत में ही कानूनन दर्ज करवाएं। गलत NRI शादी में फंस चुकी कोई भी महिला तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बेसी में संपर्क कर सकती है। और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर NRI सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकती है। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं। और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमारी इस खास पेशकश सार्क सहयोग और समृद्धि में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे किस तरह से भारत पाक के सुधरते संबंधों, जिसमें पठानकोट की जो साझा जांच की बात हो रही है, वो कितना अहम हो सकता है सार्क के भविष्य के लिए। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान मौजूद हैं। शशांक साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एजेंडे की बात करते हैं। जो सार्क सम्मेलन होगा इस्लामाबाद में नवंबर में, तारीखें भी अब आ गई हैं, तो उसमें क्या ठोस किया जा सकता है जो एक प्रमाण बन सकता है कि वाकई अब प्रगति हो रही है रिश्तों में? नहीं, सबसे बड़ी बात हमको लगता है कि जो ये कनेक्टिविटी के अभी तक जो 2 डिसीजंस लिए गए हैं, उनको क्या प्रैक्टिकल शेप दी जा सकती है उसमें। तो उसमें जो है स्पेसिफिक स्टेप्स क्या सार्क समिट में लिए जा सकते हैं। दोनों वाहनों और रेल के लिए दोनों की बात है। जी जी, दोनों के लिए। तो ये एक पैमाना हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? और इसके अलावा हमारे ख्याल से जो ये फ्री ट्रेड एरिया की बात है, इसको जो है किस तरीके से जो है लागू करा जाए, क्या क्या स्टेप्स जो है इसका भी जो रोड मैप बनाया जाए, ताकि उसमें से कम कई आइटम्स आइडेंटिफाई कर लिए जाए जो कि हमारे आपस में जो है एक्सचेंज किए जा सकते हैं। क्योंकि जो सुषमा स्वराज जी ने बोला है कि 2% ट्रेड हमारा आपस में है जी, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये सब देश जो है उनको एक तरीके से उन्होंने अलर्ट नोटिस दे दिया है कि भाई इस पे जो है आपके एक्सपर्ट्स को काम करना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। और जहाँ तक आतंकवाद का मसला है, वो तो खैर हम लोगों को आगे देखना होगा कि वाकई में इसमें प्रोग्रेस हो पाती है नहीं हो पाती है। बिकॉज अगर एक संपर्क को और उसका विस्तार करना है तो उसके साथ सुरक्षा का भी उतना ही ख्याल रखना होगा और उसमें आतंकवाद का जवाब ढूंढना तो बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर तो कोई आपस में आना जाना भी नहीं चाहेगा। देखिए, दिक्कत वहाँ आ जाती है क्योंकि आतंकवाद का जवाब सिर्फ पाकिस्तान में ढूंढा जाता है। सार्क की अगर आप देखें, भावनाएं जो देखें, तो वो चाह रहे हैं कि आतंकवाद पर काबू करे पाकिस्तान कुछ,
क्योंकि जहाँ भी जो जोड़ने की बात हुई, रेल लाइन की बात हुई, रस्तों की बात हुई, एक बम चलता है, फटता है कहीं पे, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो आतंकवाद पे मुझे लगता है अब सार्क को ये भी सोचना चाहिए कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो कि कहाँ पाकिस्तान आतंकवाद जो वहाँ से उभर रहा है काफ़ी हद तक, उस पर कैसे कब्जा किया जाए, और उसमें अगर पाकिस्तान को कोई सपोर्ट चाहिए तो वो भी बात सामने आए, और ये सार्क के बीच में एक एग्रीमेंट हो कि आतंकवाद पे कैसे ये सब देश जो है मिल के कैसे कंट्रोल करे। ये मुद्दा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये सामने आना चाहिए ज़रूर, क्योंकि आप देखिए इतने सालों से ट्रेड का जो मसला हो 2% पे अटका इसीलिए हुआ है क्योंकि आतंकवाद का मसला हावी हो जाता है इन सब चीज़ों पे। रास्ते बनने थे, अभी 2 रास्ते बन गए पाकिस्तान और क्योंकि देखिए सार्क जो है उस पे भारत पाकिस्तान हमेशा हावी रहा है। वो आप देखिए जब से सार्क बना है तब से यही चलता है कि अगर समिट हो गई दोनों नेताओं की तो सार्क को भूल जाते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान पे सारा जो दृष्टि है वो केंद्रित हो जाती है, और वो भी कहाँ होती है आतंकवाद के मसले। क्या वो भी एक समस्या आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं होना चाहिए सिर्फ भारत पाक रिश्तों पर, और उस पर मीडिया का तो फोकस रहता ही है, और इसी वजह से शायद सारे जो उसमें डायलॉग होता है वो उसी में डोमिनेट हो जाता है। नहीं, मेरे ख्याल से जिम्मेदारी रहेगी ये सार्क के सब डेलीगेशंस की और ख़ासकर भारतीय डेलीगेशन की कि वो इसको बिल्कुल इंडो पाक सेंट्रिक ना बना के रखें। हालांकि जैसे राहुल साहब ने कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का ही जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा कि वो कहाँ तक आगे बढ़ने को तैयार है, और सार्क के देशों से किस तरीके से कॉमन एक्शन लिया जा सकता है और जिसको पाकिस्तान मान जाता है जी। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इसमें बाकी देशों को भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना भारत पाकिस्तान रिश्तों को। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत एक आवश्यक रहेगी कि हम खाली पाकिस्तान और भारत के आतंकवाद की बात ना करें, हम करें ये कि श्रीलंका ने बड़े अच्छे तरीके से आतंकवाद को डील किया, बांग्लादेश भी बड़े तेज़ी से जो आतंकवाद जिन लोगों ने फैलाया था उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। अब आवश्यक ये है कि किस तरीके से सब देश मिलकर और पाकिस्तान उसको कैसे बढ़े। तो मेरे ख्याल से जो उनके जंजुआ साहब ने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है आतंकवादियों के भारत आने की, तो उससे आगे बढ़कर किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, कोई सार्क सेंटर बनाया जाए जिसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे और ज़्यादा कोऑपरेशन किया जा सकता है कि सार्क का फ्रेमवर्क लेके चाहे भारत के और पाकिस्तान के ही जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कोऑपरेट करें, लेकिन सार्क कोऑपरेशन माना जाएगा, लेकिन चाहे होगा इन दोनों का ही आपस में। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको देखा जा सकता है, एक संभावना को टटोला जा सकता है। लेकिन साथ में जो एक बात हो रही है कि मुलाकात हो सकती है वॉशिंगटन में मार्च के अंत में जब प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस के लिए। आपको लगता है वहाँ पर भी इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक पुख्ता कोशिश हो सकती है, क्योंकि अभी बिल्कुल साफ नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए पहली बात तो ये है जो पाकिस्तान की टीम आ रही है, SIT की टीम जो 27 को आएगी, तब क्या होता है 27 तक आपके पास बड़े सिग्नल्स आ जाएंगे कि पाकिस्तान कितना सीरियस है, कि ढांचा क्या बनेगा उस टीम का, कौन होगा, क्या होगा, उसी से आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे। अगर वो अब पॉजिटिव रहे तो हो सकता है जो मीटिंग होगी, जो समिट लेवल, जो एक बायलैटरल दोनों देशों के नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ के बीच में जो मीटिंग होगी उसमें शायद कुछ बात निकल के आए, गाड़ी थोड़ी सी और आगे चले, क्योंकि वो फॉर्मल कोई दोनों के बीच में मीटिंग नहीं है, वो साइडलाइन पे एक मीट है, मुद्दा कुछ और है और उसके बीच में दोनों नेताएं मिलेंगे वहाँ। तो उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि एक बहुत बड़ा समझौता होगा और भारत पाकिस्तान आगे जाएगा, वो तो नहीं होगा। पर हाँ, अगर 27-28 को पाकिस्तानी SIT टीम जो आएगी वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें दे, कुछ ठोस कुछ ऐसी बातें हो कि आतंकवाद पे पाकिस्तान और खासकर पठानकोट पे पाकिस्तान कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है, तो ज़रूर ये जो प्रधानमंत्री की मीटिंग नवाज शरीफ से होगी उसमें कुछ ना कुछ तो गाड़ी आगे बढ़े। साहब, जो लोग चाहते हैं कि भारत पाक संबंध आगे बढ़े, बातचीत आगे बढ़े, कम से कम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वॉशिंगटन में इतना हो जाए पठानकोट की JIT की विजिट के बाद कि ये तय हो जाए कि विदेश सचिव अब बात करेंगे दोबारा। जी, कम से कम इतना मेरे ख्याल से अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा आगे का स्टेप माना जाएगा। हालांकि जो मैं जैसे इन्होंने कहा है राहुल साहब ने कि वहाँ पे जो मेन
एजेंडा रहेगा वो न्यूक्लियर इश्यूज पर रहेगा। बिल्कुल। और उसमें पाकिस्तान का एम्फेसिस ये है कि जो भारत को जो एक प्रकार से एक्सेप्टेबल मान लिया गया है एज ए कंट्री ऑफ हाई न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान को भी वही मिलना चाहिए। हम भी उतने ही जिम्मेदार देश हैं, वो हमेशा कहते रहे। दूसरी तरफ अपने न्यूक्लियर एसेट्स की सिक्योरिटी के बारे में उतना न्यूक्लियर एसेट की सिक्योरिटी की बात है, भारत ने किया। दूसरा वो अपना बॉम्ब मटेरियल कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से चले गए हैं, उसको मिनिएचराइज करने में लगे हुए हैं। तो एक प्रकार से वो जो है एक तरह बढ़ रहे हैं कि विच इज टोटली रिस्पांसिबल बिहेवियर, बोलबाला भी करते हैं जी, और सबको जो है वो थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं कमजोरी के बेसिस पर। चीन करता है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, पाकिस्तान करता है कमजोरी के बेसिस पे कि नहीं तो हमारे वो जो है नॉन स्टेट एक्टर्स टेररिस्ट आके ले जाएंगे, बॉम्ब ले जाएंगे निकाल के, हमारी मदद कीजिए। तो इस तरह की बातें अगर वहाँ ज़्यादा होने लगती हैं तो फिर वो मुद्दा ही दूसरे तरीके से निकल जाएगा। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि अगर ये पठानकोट वाले में थोड़ा सा भी आगे प्रगति हो सके तो विदेश सचिव स्तर की बातचीत अगर शुरू हो जाती है तो मेरे ख्याल से ये अच्छा एक पहल होगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि संजीदा बातचीत होगी जहां भी हो, चाहे वॉशिंगटन में हो या फिर आगे हिंदुस्तान में जब JIT आए तब हो, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने देखा है कि अगर कोशिश भी की जाए कि सार्क के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का, अब तक तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों जो रिश्ते हैं वो एक साथ प्रगति करें और अच्छे नतीजे निकल कर आए इस पूरे क्षेत्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और आप हमारे साथ जुड़े इस खास पेशकश के लिए। DD न्यूज़ पर हर ताज़ा खबर का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए DD न्यूज़।